नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात तो आज अग्निपथ की होगी, लेकिन उससे पहले साक्षी लौट आई है। तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हर जहन में लगातार उठ रहे हैं। देश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया, लेकिन एक टीस, एक त्रासदी, एक दुख और एक गुस्सा प्रसून जोशी की कलम और उनकी कविता से निकली है। शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया? शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया? शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को? शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा? शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा? शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को? शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा? शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न? शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को? शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को, शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को, शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल, और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होकर रही। कविता सही मायने में पहली एफआईआर होती है मौजूदा वक्त से लड़ने के लिए, या फिर समाज के भीतर एक नई सुबह के साथ दस्तक देने के लिए, जिस रूप में भी देखिए। लेकिन आइए, जिक्र दस्तक में तो बात अग्निपथ की, और अग्निपथ के जरिए देश के सामरिक हालातों को टटोलने की स्थिति में आज दस्तक दे रहे हैं। देश के बाहर से किस रूप में, किन परिस्थितियों के बीच कौन सी स्थितियां नए तरीके से सामने आकर खड़ी हो गई है। कश्मीर में पाकिस्तान की दखल, अरुणाचल प्रदेश में चीन की दखल, और मुंबई गोवा के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन के सीक्रेट डाटा के लीक होने की पुष्टि के बीच यह सवाल वाकई बड़ा हो चला है कि क्या भारत के लिए हालात ठीक नहीं है, या फिर अब भारत का रुख अपने सामरिक तैनाती को लेकर होने क्या चाहिए, या फिर रणनीति बदलने की जरूरत है। दरअसल कश्मीर के हालात के बाद अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की तैनाती को लेकर जिस तरह चीन न सिर्फ विरोध कर रहा है, बल्कि इसे सीधे टकराव देकर चीनी सेना की हरकत को बढ़ाने के संकेत दे रहा है, उससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि चीन भारत के अंदरूनी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ठीक वैसे ही दखल दे रहा है जैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता है। और इन हालातों के बीच जब आधी रात को ये जानकारी सामने आई कि मुंबई के मझगांव पोर्ट पर नेवी फ्रांस की मदद से भारत जो स्कॉर्पियन क्लास के 6 सबमरीन तैयार कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी और खुफियागिरी के सीक्रेट्स लीक हो गए, तो 23,400 करोड़ की लागत से बन रहे इन सबमरीन के सीक्रेट्स ऐसे मौके पर लीक हुए जब साउथ चाइना सी में लगातार तनाव बढ़ रहा है। और संयोग से आज ही खबर आई कि नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन से जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पहले ही साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना ने यहां मिलकर सैनिक एक्सरसाइज शुरू की, जिस पर चीन को भी एतराज था, और आज नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागकर समुद्र में अपनी ताकत दिखा दी। यानी साउथ एशिया में जो सामरिक तनाव लगातार बढ़ रहा है, वो समुद्र में सबमरीन और मिसाइल तैनाती के मद्देनजर है, और इसी दौर में भारत के सबमरीन के सीक्रेट्स लीक हुए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने नेवी चीफ को जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही हो चला है, क्या ये लीक भारत से हुआ है या फिर फ्रांस से? नेवी का कहना है लीक विदेश में हुए हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक लीक फ्रांस से नहीं बल्कि भारत से हुए हैं। नेवी के जिस कॉन्ट्रैक्टर DCNS के जरिए भारत सबमरीन बनवा रहा है, वो कंपनी मलेशिया, चिली और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नए जनरेशन के सबमरीन बना रही है। और सभी देश मौजूदा दौर में मान रहे हैं कि सामरिक तौर पर युद्ध में अत्याधुनिक सबमरीन की तैनाती हर देश की कहीं ज्यादा जरूरत हो चली है। और भारत तो इन 6 सबमरीन के जरिए अगले 20 बरस की सामरिक नीति को देख रहा है। और ऐसे में सीक्रेट लीक्स का मतलब है कि पाकिस्तान और चीन भी अब भारत के सबमरीन की खूबियां जान लेंगे। तो भारत के लिए सामरिक तौर पर यह बेहद संवेदनशील झटका माना जा रहा है। इतने संवेदनशील स्थिति के बीच एक अग्निपथ की स्थिति भारत के सामरिक दृष्टि से तो है, लेकिन लीक क्या हुआ है? 22,400 पेज का डाटा लीक हुआ है। उस डाटे में क्या था? उसके भीतर रडार की पकड़ से बाहर रहकर मूवमेंट की टेक्नोलॉजी थी। उसमें खुफिया जानकारी हासिल करने की फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम के केबल का जिक्र है, दुश्मन के ट्रेस करने की क्षमता का जिक्र है, और साथ ही सबमरीन की मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रारेड जानकारी का भी जिक्र है। बहुत सारी परिस्थितियां इन सब के बीच है कि अगर ये चीजें लीक हुई है तो मतलब बहुत साफ है, दुश्मन ट्रेस पहले कर लेगा। चीन और पाकिस्तान ट्रेस पहले कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच आई स्थिति इतनी विकट है कि एक तरफ अगर मझगांव पोर्ट की स्थिति है तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश मिसाइल वहां पर तैनाती का भारत ने निर्णय क्या लिया। चीन ने आज ऑफिशियली कह दिया कि दरअसल ये टकराव की स्थिति है। सीमा पर सुपरसोनिक मिसाइल की तैनाती तिब्बत और यूनान के लिए खतरा है। भारत ने टकराव वाला कदम उठाया है। हमें सीमा पर डिफेंस मजबूत करना होगा। जी, चीनी सरकार के माउथपीस PLA का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत के मिसाइल तैनाती पर चीन कैसे बौखलाया हुआ है और वो भारत के अंदरूनी हिस्से पर भी अब दखल देना चाह रहा है। हालांकि चीन की दखलंदाजी पर सेना ने साफ कहा है कि भारत ने अपने क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मिसाइल तैनाती का फैसला किया है। चीन को भारत के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही अरुणाचल प्रदेश में नई रेजिमेंट बनाने की मंजूरी दी, जिसमें ब्रह्मोस के अपग्रेड वर्जन की 100 मिसाइलें शामिल होंगी। करीब 4,300 करोड़ का खर्च इसमें होगा। लेकिन मिसाइल तैनाती के बाद तिब्बत से लेकर चीन के यूनान क्षेत्र तक ब्रह्मोस की जद में आ जाएंगे। हालांकि इन सारी कवायद में 1 बरस लगेगा, लेकिन जिस तरह अभी से ही चीन ने अरुणाचल को लेकर दखल देना शुरू किया है, उसके 2 संकेत तो साफ है। पहला, चीन को अब लगने लगा है कि अरुणाचल पर अब पहले जैसा दावा वो नहीं कर सकता, और दूसरा, भारत भी पहली बार चीन को सीधे जवाब देने को तैयार है। क्योंकि याद कीजिए तो भारत ने पिछले हफ्ते ही अरुणाचल के पहाड़ी इलाके पासी घाट पर फाइटर जेट सुखोई 30 उतारा था। यहाँ से चीनी सीमा महज 30 किलोमीटर दूर है। तो भारत पहली बार चीन से अरुणाचल प्रदेश में भी 2-2 हाथ करने को तैयार हो रहा है। और 16,000 फीट के ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में चीन मैनार तक दूसरी तरफ रेलवे, सड़क और पाइपलाइन बना रहा है। यूनान प्रांत में मेजर यूनिट बनाने का भी उसका प्लान है। और इस इलाके में तो चीनी सेना के तोपखाने, मिलिट्री बेस, मिसाइल बेस, हेलीपैड, पेट्रोल, राशन और एम्युनिशन डिपो तक है। लेकिन ब्रह्मोस की तैनाती से भारत पहली बार चीनी सीमा पर मजबूत होगा, क्योंकि ब्रह्मोस का टारगेट 290 किलोमीटर तक का है, वह भी 100%। 300 किलो वारहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और चीन इसे ही नहीं पचा पा रहा है, इसीलिए टकराव का जिक्र कर रहा है। और इन सब के बीच जिक्र कश्मीर का भी होगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर पशुपेश की स्थिति, वहां शांति कैसे लाई जाए ये एक मुश्किल तो है। नेहरू गेस्ट हाउस, वहीं पर गृह मंत्री पहुंचे। जब आप वहां पर खड़े होते हैं तो आपको चिनार और देवदार की खूबसूरती दिखाई देती है। डल लेक बेहद खूबसूरत नजर आता है। क्या इन सब के बीच वहां बैठकर रास्ता निकल पाएगा? रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में शांति का रास्ता टटोलने जिस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के नेहरू गेस्ट हाउस में गुफ्तगू कर रहे थे, उसी वक्त गेस्ट हाउस से 28 किलोमीटर दूर पुलवामा में CRPF जवानों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमला ग्रेनेड से हुआ, अफरा तफरी मच गई।
पुलिस ने भी गोलियां दागी, लेकिन आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 16 जवान घायल हो गए। इस मुठभेड़ में एक कश्मीरी युवक मारा भी गया। तो क्या 12 बरस बाद बीएसएफ की तैनाती का मतलब घाटी में शांति के खोज के दो अलग अलग रास्ते हैं? क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार बातचीत और सेना दोनों को एक बराबर तरजीह दे रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर की विपक्षी पार्टियां सेना माइनस करके हर तबके से संवाद की बात कर रही है। और इन सब के बीच अलगाववादियों से बातचीत के पक्ष में अभी तक मोदी सरकार नहीं है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जरूर हैं। यानी उलझन सिर्फ यह नहीं कि घाटी में शांति का कौन सा रास्ता सही है, मुश्किल तो यह है कि शांति की परिभाषा भी घाटी में दिल्ली और श्रीनगर के नजरिए में अलग अलग है। हालात को सेना और कश्मीरियों के बीच इस तरह बांटा जा चुका है कि 2000 जवानों के घायल होने का जिक्र कश्मीर के राजनीतिक दल नहीं करते और 6000 कश्मीरियों के घायल होने का जिक्र सेना या दिल्ली की सरकार नहीं करती। मेरे पीछे ये ऐतिहासिक इमारत नेहरू गेस्ट हाउस है, जहां पर गृह मंत्री 2 दिन रुकेंगे और अलग अलग संगठनों और लोगों से मिलने की पहल करेंगे। अगर आज की बात की जाए तो आज फिलहाल कुछ राजनीतिक संगठन ही गृह मंत्री से मिलने के लिए नेहरू गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन उनमें आम लोगों की नुमाइंदगी बहुत कम थी। यानी नेहरू गेस्ट हाउस में मुलाकातों का सिलसिला घाटी के हालातों को बदल देगा, ये सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बेमानी लगते हैं क्योंकि बीते 47 दिनों से घाटी में किसी राजनेता ने कोई रैली नहीं की, चाहे वो सीएम हो या विपक्ष के नेता। यानी आम कश्मीरियों से राजनेताओं का कोई संवाद हुआ ही नहीं। जबकि इसी दौर में आतंकवादियों ने घाटी में घूम घूम कर रैली की, देश के खिलाफ सरेआम बोलते दिखे, आजादी के नारे लगाते दिखे। तो सवाल यही कि रास्ता निकलेगा कैसे और निकालेगा कौन? क्योंकि जो सड़क पर है उनसे संवाद किसी का नहीं, और जिन कश्मीरी नेताओं से संवाद बनाया जा रहा है उनके सरोकार कश्मीरियों से है नहीं। इन हालातों के बीच एक आम कश्मीरी के जहन में क्या होगा? उसका धंधा खत्म है, काम मिल नहीं रहा, घर में रोजी रोटी का सवाल है। ये सारे सवाल पता नहीं नेहरू गेस्ट हाउस में बातचीत के दौर में उठ रहे हैं या फिर कश्मीर के राजनीतिक दल जो राजनीतिक समाधान की दिशा में सोच रहे हैं उनके जहन में ये सवाल हैं। लेकिन हालात क्या हैं, जरा देखिए। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जेलम ढूंढ किनारा, जेलम जेलम ढूंढ किनारा। तो कश्मीर की हसीन वादियों में खूबसूरत गीतों ने अलग ही रंग दिखाया, और फिल्म बजरंगी भाईजान हो या फिल्म हैदर, दोनों की शूटिंग उसी घाटी में हुई जो घाटी बीते 47 दिनों से सन्नाटे में कुछ ऐसी ठहरी हुई है कि हर फिल्म की शूटिंग इस दौर में थम चुकी है। घूमने जाने वालों की तादाद रुक चुकी है और हालात ऐसे खौफजदा हो चले हैं कि घाटी भी अब कश्मीरियों की आजादी की धड़कन तले अपने अतीत को भूलने से लगी है। हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी, यहाँ क्या चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, हम क्या चाहते आजादी। तो इस आजादी का खौफ ऐसा कि बीते 46 दिनों में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मकार शूटिंग रद्द कर चुके हैं। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग का बोरिया बिस्तर भी कश्मीर से सिमटकर हिमाचल जा पहुंचा है। यानी घाटी के लोगों की कमाई भी आजादी के नारे तले दफन हो चली है, क्योंकि घाटी में एक दिन की फिल्म शूटिंग से यहाँ के लोगों को तकरीबन 10 लाख रुपए की आय होती है, जो अब ठप पड़ी है। लेकिन सवाल सिर्फ फिल्मों की शूटिंग का नहीं, सवाल टूरिज्म का भी है, जिसकी रीढ़ टूट गई है। जिस गेस्ट हाउस से वादी का नजारा चिनार और देवदार में ही खो जाता हो, जिस
नेहरू गेस्ट हाउस से डल लेक का नजारा जन्नत सरीखा लगता हो। उस नेहरू गेस्ट हाउस में सियासतदानों की गुफ्तगू में कितनी बात घाटी की कश्मीरियों की कमाई बंद होने की हो रही होगी, ये वाकई दूर की गोटी है। क्योंकि बीते 47 दिनों से हाउस बोट में सन्नाटा है, होटल सूने पड़े हैं, टैक्सियां सड़क किनारे पड़ी हैं। उम्मीद अच्छे था जनाब, अच्छा उम्मीद था। टूरिज्म ही यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, और क्या है यहाँ पर। टूरिज्म है, सब कुछ है। टूरिज्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाउस बोट वाला सब बेकार बेचारा बैठ गया। किसी का शादियाँ था, किसी का कुछ था, सब खत्म हो गया। और सच तो यही कि बीते 47 दिनों में घाटी को 6000 से 7000 करोड़ के बीच का नुकसान हुआ है। काम दाम कारोबार सब ठप हैं। रोजाना तकरीबन 135 करोड़ से ज्यादा का नुकसान लगातार हो रहा है। और ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी लग रहा है, जिसमें किसानों ने सेब के बागान से मजदूरों को वापस भेज दिया तो शॉल बुनने वाले धंधा छोड़कर बैठे हैं। हॉर्टिकल्चर से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक का धंधा ठप है। किसी को समझ नहीं आ रहा हालात सुधरेंगे कैसे, धंधा चलेगा कैसे। अभी हमारा ये सीजन चल रहा है, जो यूरोपियन सीजन है। इस वक्त अमरनाथ के बाद यूरोपियन सीजन लगता था, वो भी जीरो पर है। कुछ भी नहीं आता है कोई भी, क्योंकि जो यहाँ के हालात है वो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। लोग बहुत मुश्किल है। और इन हालातों के बीच का सच तो यही कि लोगों को अब सरकार पर नहीं, खुदा पे कहीं ज्यादा भरोसा है। उम्मीद अब एक्सपेक्टिंग, चलो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। अब खुदा ही अगर बचाए, खुदा ही बचाना चाहिए बस।